Hello learners, welcome to my channel Let's Learn with Yusra. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मदर ऑफ ऑल लॉस मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ठीक है, तो आज हम डील करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान का जो पार्ट है, और जब हमारा संविधान निर्माताओं द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय तो हमारे संविधान में 22 ही पार्ट्स थे। ठीक है, लेकिन फिर जैसे कि देखिए लॉ, व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है, वो जो जैसे जैसे टाइम हमारा फॉरवर्ड होता रहता है तो लॉ जो है हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली लॉ में डेवलपमेंट एंड चेंजेस होते रहते हैं। तो जैसे जैसे कि हमारा आगे बढ़ा तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी, तो वैसे वैसे हमारे संविधान में संशोधन होते चले गए। देखिए कुछ अमेंडमेंट्स हुए, पार्ट 4A जोड़ा गया, पार्ट 9A जोड़ा गया, पार्ट 9B जोड़ा गया, पार्ट 14A जोड़ा गया, और लेकिन जो पार्ट 7 है उसे क्या किया गया, रिपील कराया गया। ठीक है, उसे रिपील किया गया है उसके बाद, लेकिन फिर भी आज भी हमारे संविधान में 22 ही पार्ट्स हैं। अगर आप उन पार्ट्स को लगाओगे जिन्हें ऐड किया गया है या जिसे रिपील किया गया है, अगर हम इस तरीके से मिलाते हैं तो हमारे संविधान में कितने पार्ट्स हैं, हमारे संविधान में 25 पार्ट्स हैं। लेकिन अगर हम बिना उनके लगाए देखते हैं तो आज भी हमारे संविधान में 22 पार्ट्स हैं। तो चलिए हम आते हैं, सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं किस चीज से डील करते हैं। तो पार्ट 1 कहता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उनके राज्य क्षेत्र। देखिए अगर किसी नए राज्य को बनाना है, किसी राज्य के नेम में अल्टरेशन मतलब बदलाव करना है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव करना है, किसी राज्य की सीमा मतलब दो राज्यों से जो थोड़ा थोड़ा स्पेस निकाल, थोड़ी थोड़ी जगह निकाल के एक नए राज्य का निर्माण करना है, तो इस सबसे रिलेटेड प्रोविजन हमें कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 डील करता है किससे, सिटीजनशिप से, मतलब नागरिकता से। अगर किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसे किस तरीके से लेनी होगी। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक माना जा रहा है तो वो किस तरीके से माना जाएगा। अगर और भारत का नागरिकता जो है उसे समाप्त करना है तो उससे संबंधित क्या प्रोविजन होंगे। और भारत में देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो हम पार्ट 2 में डील करते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स फंडामेंटल राइट के, देखिए किसी भी राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास क्या होता है, उसका चौतरफा विकास हो, उसका आर्थिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, व्यापारिक विकास हो, इस सबके विकास के लिए कुछ मूल अधिकार दिए जाते हैं किसी भी राज्य द्वारा या किसी भी संविधान द्वारा। तो वो जो हमें दिए गए हैं पार्ट 3 में दिए गए हैं, इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये पहले तो जब हम संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण किया गया था तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट थे हमारे, लेकिन और ये कहाँ से लिए गए हैं, यूएस से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा एक हमारा राइट था आर्टिकल 31 में, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे किया गया डिलीट कर दिया गया है इसे, और ये हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा। पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये 300A में चला गया है, आर्टिकल 300A का पार्ट बन गया है और ये अब हमारा लीगल राइट बन गया है। ठीक है, आइए देखते हैं पार्ट 4 क्या कहता है। पार्ट 4 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर कोई भी राज्य किसी भी पॉलिसी को अपने स्टेट में लेकर आता है, मतलब अपने स्टेट में लेकर आता है, तो उसे किसी को ध्यान में रख के कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्कीम अगर वो बना रहा है, उसको गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो पार्ट 4 में दी गई हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करती है उसे लॉ बनाने के लिए, उसे न्यू स्कीम को बनाने के लिए जो है वो पार्ट 4 में दी गई है। उसके बाद जो है ये नॉट जस्टिसिएबल है, मतलब देखिए अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कोई इन्फ्रिंचमेंट करता है तो हम उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी राज्य मतलब इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अब लागू नहीं करती है तो इट्स नॉट जस्टिसेबल, उसके अगेंस्ट हम स्यू नहीं कर सकते,
उसके खिलाफ हम वाद नहीं ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं पार्ट 4A, जो कि ये बाद में जोड़ा गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा सोर्सिंग समिति की सिफारिश के द्वारा, ठीक है। वैसे तो हमारे 10 फंडामेंटल राइट्स से जब इसे ऐड किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एक हमारा फंडामेंटल राइट और जोड़ा गया है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो अब हमारे कितने हो गए हैं फंडामेंटल राइट्स? अब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज अब हमारी कितनी होंगी? 11 हो गई हैं। जब जो है जोड़ी गई थी तब 10 थी, अब एक और एक्स्ट्रा हो गई तो 11 हो गई है। अब उसके बाद हम आते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 की चीज से डील करता है। पार्ट 5 डील करता है द यूनियन मीन्स संघ कैसे होगा। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सबके रिलेटेड जितने भी प्रावधान है सबको कवर किया गया है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका किस तरीके से काम करेगी, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से काम करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री किस तरीके से काम करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट का क्या कार्य होगा। देखिए पार्लियामेंट का मुख्य कार्य क्या है, किसी भी जो है लॉ को बनाना, मतलब किसी भी कानून को बनाना पार्लियामेंट का मुख्य कार्य है। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होगा, फाइनेंशियल मैटर, जैसे कि वित्त मंत्री द्वारा वित्त मंत्री द्वारा बजट वगैरह बनाया जाता है, वो भी इसके अंदर आता है। जुडिशरी किस तरीके से कार्य करेगी। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, उनका कार्य किस प्रकार होगा। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी वो जो होंगे वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद पार्ट 6 डील करता है हमारा द स्टेट मतलब राज्य से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो पार्ट 6 के अंदर मिलेंगे, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 में डील करता है। देखिए इसमें जो है जो हमारा आर्टिकल 152 था वो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल कैटेगरी, एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था, लेकिन ये जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ने ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा खो दिया है, उसके ऊपर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या बन गया है, ये 2 यूनियन टेरिटरी में बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। एक जो जम्मू कश्मीर है और उसके बाद क्या है लद्दाख है, 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द्वारा। ये ड्यूटीज और फंक्शन बताता है चीफ मिनिस्टर की, मतलब हमारे सीएम जो होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं द स्टेट लेजिस्लेटर के राज्य द्वारा विधायिका किस प्रकार कार्य करेगी, हाई कोर्ट का, एडवोकेट जनरल का के बारे में जो बताता है वो हमारा पार्ट 6 डील करता है। उसके बाद अब हम आते हैं पार्ट 7 पे। ये रिपील कर दिया गया है 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा, जिसमें जो कि इसके अंदर आर्टिकल 238 था, मतलब 238 था, सॉरी। उसके बाद अब हम आते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 किस चीज से डील करता है, यूनियन टेरिटरी से, संघ शासित प्रदेश से। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 239 से लेकर के 242 तक है। ये किस चीज से डील करता है, देखिए हमारे देश में जो है यूनियन टेरिटरी हैं और स्टेट्स हैं, है ना। तो उनका जो यूनियन टेरिटरी है उनका लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो किस तरीके से कार्य करेंगे, उनके पर जो है क्योंकि उनको जो है किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। इससे संबंधित प्रावधान पार्ट 8 में दिए गए हैं। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 9। पार्ट 9 डील करता है पंचायत से, जो कि 243 से लेकर के 243 तक है। तो पार्ट 9A कब एडिट किया गया था, 1992 के द्वारा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। ये 12th शेड्यूल में ऐड किया गया था। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं जो जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई थी। उसके बाद हमारा पार्ट 9 डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज मतलब नगर पालिका से, जो कि हमारा आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है। पार्ट 9A डील किया गया था 1992 में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, और ये 12th शेड्यूल था। दिस शेड्यूल कंटेन 18 सब्जेक्ट, इसके अंदर 18 सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो भी हमें एडमिनिस्ट्रेटर पावर देता था। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 9B। ये बताता है सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान, जो कि आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZT तक है। ये एडिट किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा। ये रेगुलेट करता है सहकारी समितियां जो है किस तरीके से कार्य करेंगी भारत में, उससे संबंधित प्रावधान इसमें मिलता है। उसके बाद पार्ट 10
डील करता है शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया। SC ST जो होते हैं, जो भारत की शेड्यूल है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान जो है वो पार्ट 10 में मिलता है। उसके बाद अब हम आते हैं पार्ट 11 में। पार्ट 11 बताता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर 263 तक है। ये डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बारे में, कि पार्लियामेंट को क्या क्या पावर दी गई है, स्टेट को क्या पावर दी गई है, उन सब से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पार्ट 11 में है। उसके बाद पार्ट 12 डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, वित्त संबंधी संविधाएं अपवाद, के वित्त संबंध संपत्ति संविधाएं संपत्ति को जो है, अगर हम जो है रेवेन्यू जो आता है हमारा, जो देश से कलेक्ट होके वो राज्यों में किस रेशो में बांटा जाएगा और यूनियन टेरिटरी में कैसे बांटा जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास कितना रखेगी। फाइनेंस कमीशन भी इसके अंदर ही डील करता है 280 में। ठीक है, तो ये सब जो संविदात्मक जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है फाइनेंस से रिलेटेड, वो वो आर्टिकल 280 से डील करती हैं, और जो कि पार्ट 11 में है। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 13, जो कि बताता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के अंदर रह के व्यापार करना चाहते हैं तो आपको किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आप भारत से बाहर ओवरसीज में अपना कोई ट्रेड, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन होंगे, वो हमारा पार्ट 13 में डील करता है। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 14। ये बताता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। जो भारत जो किसी भी राज्य के अंदर या किसी भी यूनियन के अंदर, जैसे लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, MPPSC, UPPSC, RPSC, तो इन सब के बारे में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 14 में है, जो कि पार्ट 14 में है, और आर्टिकल 308 से लेकर 323 में है। उसके बाद पार्ट 14A ट्रिब्यूनल से डील करता है, जो कि 323A से लेकर 323B में है। उसके बाद पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन कमीशन के किस तरीके से कार्य करेगा, कहाँ इलेक्शन किस तरीके से कराने हैं राज्य में, उसके इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होंगे, इससे संबंधित प्रावधान पार्ट 15 में है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन, कुछ जो एक क्लास है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, जो शेड्यूल ट्राइब्स, एंग्लो इंडियंस, है ना, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है पार्ट 16 में है। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, कि जो है राज्य की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी। इस हर राज्य की देखिए अलग अलग भाषा है ना, कहीं पे हिंदी उर्दू बोली जाती है, कहीं पे मराठी और तमिल, कन्नड़, तेलुगु ये सब बोली जाती है। उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो इसके अंदर है। उसके बाद पार्ट 18 डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब आपातकालीन संबंधी प्रावधान जो है वो इसके अंदर बताए गए हैं। देखिए ये जो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में ना 3 टाइप्स की इमरजेंसी लगती है। सबसे पहले आती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में बताई गई। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल, मतलब जिसे स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी बार लग चुकी है, ये आर्टिकल 356 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, थैंक गॉड अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब ये कभी लगी ही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 19, जो कि डील करता है मिसलेनियस। देखिए इसके अंदर ना बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, कि जैसे हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, पार्लियामेंट की सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो पार्ट 19 में डील करते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट 20 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए टाइम पे हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो इससे संबंधित जो पार्ट है वो पार्ट 20 में है। इसका प्रोसेस बताया गया है, और ये जो हमने लिया है ना संशोधन करने की प्रक्रिया, ये हमने ली है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद पार्ट 21 डील करता है टेम्परेरी ट्रांसलेशन एंड स्पेशल प्रोविजन एशियाई संक्रमणकालीन संबंधी, के मतलब जो है इसमें ना देखिए वही आर्टिकल 370 था, जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस था वो देता था। लेकिन जब हमने 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया, तो अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है। एक बन गया है लद्दाख, दूसरा बना है जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद पार्ट 22 डील करता है, देखिए शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल जो है वो हमारा दिया गया है आर्टिकल 393 में। देखिए जबकि और भी जितने भी लॉज होते हैं सबके स्टार्टिंग में शॉर्ट टाइटल दिया हुआ होता है, लेकिन भारत का हमारा संविधान जो है इसके सबसे लास्ट पार्ट में, मतलब पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, जो ये कहता है कि इसे भारत
का संविधान कहा जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 394 उन प्रोविजन को बताता है। देखिए, जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ था तो कुछ आर्टिकल्स को हाथों हाथ लागू कर दिया गया था और कुछ आर्टिकल्स को ये कहा गया था कि हम बाकी के जो प्रोविजन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। ठीक है, तो ये जो 394 आर्टिकल है ये कमेंसमेंट बताता है और 393 जो आर्टिकल है ये शॉर्ट टाइटल बताता है। आज की वीडियो में इतना ही है। आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।